वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर फ्रॉम टुंडो एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरएफएलपी के बारे में, जो कि एक मॉलिक्यूलर मार्कर है। अभी आरएफएलपी में जाने से पहले हम देखते हैं कि मार्कर क्या है। मार्कर का मतलब है कोई एक कैरेक्टर या फीचर जिसके पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को हम फॉलो कर सकते हैं। मतलब क्या, कोई एक कैरेक्टर कैसे उसका नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड होता है। ठीक है, जैसे कि किसी को कोई डिजीज, जेनेटिक डिजीज है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, तो वैसे सच कैरेक्टर को हम मार्कर कहते हैं। अभी यही मार्कर जब मॉलिक्यूलर लेवल में आ जाता है, जैसे कि डीएनए में आ जाता है, तब हम इसको मॉलिक्यूलर मार्कर के नाम से जानते हैं। अभी आरएफएलपी जो है वो एक नॉन पीसीआर मॉलिक्यूलर मार्कर है। मतलब इस प्रोसेस में कोई पीसीआर का इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और ये एक कोडोमिनेंट मार्कर भी है। तो दो तरह के मॉलिक्यूलर मार्कर होता है, एक कोडोमिनेंट होता है, एक डोमिनेंट होता है। कोडोमिनेंट के मतलब क्या, कोडोमिनेंट से हम होमोजाइगस ट्रेट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं एंड हेटेरोजाइगस ट्रेट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डोमिनेंट में हेटेरोजाइगस को नहीं डिटेक्ट कर सकते। डोमिनेंट में हम सिर्फ होमोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रिसेसिव से अलग कर सकते। ठीक है, अभी और एक प्रॉपर्टी है इसका कि स्पेसिफिक टू आरई कॉम्बिनेशन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है कि लेट्स एज्यूम हम दो इंडिविजुअल से सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी एक इंडिविजुअल के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया, लेट्स से इकोआर1, एंड दूसरे के लिए अगर BAMH1 यूज़ करेंगे तो वो आरएफएलपी के द्वारा नहीं हो सकता है। दोनों ही सैंपल को हम लोगों को इकोआर1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा। अभी आरएफएलपी का प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है कि इसका पूरा नाम है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब क्या कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ट्रीटमेंट की वजह से जो फ्रैगमेंट होगा, उस फ्रैगमेंट के लेंथ में जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, डीएनए फ्रॉम टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज डाइजेस्टेड बाय ए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस फ्रैगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। अभी प्रोसेस से पहले हम लोगों को तीन टर्म्स से फेमिलियर होना पड़ेगा। एक है पॉलीमॉर्फिज्म, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एंड तीसरा है सिंगल लोकस प्रोब। ओके, अभी पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, अगर कोई जीन के फलस्वरूप अगर दो या उससे ज्यादा, मतलब एक जीन के एक्सप्रेशन की वजह से अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग ट्रेट अगर शो करता है, अगर ट्रेट में डिफरेंस है, तब हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि अगर और अच्छे से कहा जाए तो डिसकंटिन्यूअस जेनेटिक वेरिएशन के वजह से जब डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल का जनरेट होता है सेम स्पीसीज में, तब हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अभी ये डिसकंटिन्यूअस जेनेटिक वेरिएंस क्या चीज़ है। डिसकंटिन्यूअस जेनेटिक वेरिएंस मतलब जो चेंज की वजह से दो पूरा का पूरा ऑपोजिट पोल का ट्रेट जनरेट हो। जैसे कि हम लोग का सेक्स, ये एक डिसकंटिन्यूअस जेनेटिक वेरिएंस है। जैसे कि ब्लड ग्रुप, ठीक है, जैसे कि जेनेटिक डिजीज होगा या तो नहीं होगा। और दूसरी तरफ कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूअस जैसे कि हम लोगों का हाइट। ठीक है, हाइट किसी का 5 होता है, किसी का 6 होता है। हाइट फिक्स नहीं है कि अगर होगा तो होगा 3 होगा या तो 6 होगा, वैसा नहीं है। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकता है हाइट। तो हाइट एक कॉन्टिन्यूअस जेनेटिक वेरिएंस है। ठीक है, और सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, यही इवेंट अगर उस जीन पे और उस स्ट्रेच ऑफ डीएनए में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज के वजह से हो, तब हम उसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक ही न्यूक्लियोटाइड के चेंज के वजह से वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तरफ हम देख सकते हैं, जैसे इधर पे एक डीएनए स्ट्रेच है जिसका जी जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो रहा है या म्यूटेटेड हो रहा है, या तो वो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है या डिलीशन हो सकता है या इंसर्शन, कोई भी चीज़ हो सकता है, लेकिन एक ही न्यूक्लियोटाइड के चेंज हो रहा है। अगर इधर पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे कि हम जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है, वो क्या तो है, वो वेरी कॉन्सेंसस होता है। कॉन्सेंसन मतलब कंजर्व। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर ATGC
इसको पहचानता है तो वो इसी को पहचानता है, ठीक है। अभी ये जी के बदले सी आ गया तो वो नहीं पहचानेगा, या टी के बदले ए आ गया तो वो नहीं पहचान पाएगा, तो वो उधर पे नहीं कट करेगा। अब समझे कि ए एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट है, अगर जी पे चेंज हो गया तब तो वो रिस्ट्रिक्शन साइट उसको पहचानेगा नहीं, फिर कटेगा नहीं। तो क्या होगा, कटेगा नहीं तो जिसमें कटेगा नहीं उसमें फ्रैगमेंट लेंथ का डिफरेंस होगा। हम देखेंगे, बाद में देखेंगे कि कैसे होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है सिंगल लोकस प्रोब। अब ये सिंगल लोकस प्रोब क्या होता है कि डीएनए प्रोब जो कि सिर्फ एक तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटा हुआ फ्रैगमेंट को ही बाइंड करेगा या हाइब्रिडेशन करेगा। मतलब अगर डीएनए प्रोब इको R1 के फ्रैगमेंट के लिए बनाया गया है तो वो इको R1 के जितने भी फ्रैगमेंट है उसी से बाइंड करेगा, लेकिन PAMH1 के फ्रैगमेंट से नहीं बाइंड करेगा। इसी को हम कहते हैं सिंगल लोकस प्रोब। अभी देखते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या है कि सैंपल कलेक्ट किया, उसमें से डीएनए आइसोलेट किया, अभी उस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया। अभी देखते हैं कि आरई को चेंज की वजह से, रिकॉग्निशन चेंज की वजह से कैसे बवाल मचता है, ठीक है। अभी लेट्स से सैंपल हम लोगों को ये मिला, ठीक है। अभी इसके इस जगह पे रेस्ट्रिक्शन साइट है, सपोज ए इको R1 का साइट है, ठीक है। तो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ट्रीट करेगा तो हम लोगों को 2 फ्रैगमेंट मिलेगा। अभी कोई दूसरे व्यक्ति से जो सैंपल लिया था उसमें इस जगह पे म्यूटेशन है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन है इस जगह का, तो क्या हुआ, रिकॉग्निशन साइट डिसरप्ट होगा। रिकॉग्निशन साइट डिसरप्ट हो गया तो क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट नहीं कर सकता है, हम लोगों को एक लॉन्ग स्ट्रेच वाला फ्रैगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले आदमी से जो फ्रैगमेंट मिला वो साइज में छोटा है एंड दूसरे आदमी में वो बड़ा है। अभी और एक होता है कि सपोज जो पहला आदमी से जो सैंपल मिला है उसमें 2 आरई साइट है, एक ही का इको R1 का ही 2 साइट है। रिमेम्बर, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, 2 नहीं होगा कि ए इको R1 का हुआ ए BMH1 का हुआ, ऐसा नहीं, दोनों का दोनों ही इको R1 का होना चाहिए। अभी जब इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा तब क्या होगा, 3 फ्रैगमेंट जनरेट होगा। अभी सपोज दूसरे वाले जो इंडिविजुअल है उसके उस जीन में या वो डीएनए में म्यूटेशन के लिए बीच में एक और रेस्ट्रिक्शन साइट क्रिएट हो गया। तो अगर इस डीएनए को हम इको R1 से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, तीनों के तीनों जगह में ही वो कट करेगा। तो कट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, हम लोगों को 4 ऐसे फ्रैगमेंट दिखने को मिलेगा कि अभी ये फ्रैगमेंट तो मिल गया। अभी इसको हम डिजेनरेट कर लिए, सिंगल स्ट्रैंड में आ गया। अभी फ्रैगमेंट तो मिल गया, इसमें फ्रैगमेंट मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट है, किसका मिक्सचर ऑफ फ्रैगमेंट है, कोई बड़ा कोई छोटा। अभी इसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, साइज अनुसार उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो भी फ्रैगमेंट है वो साइज के मुताबिक ट्रेवल करता है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, तो क्या होगा, जो भी फ्रैगमेंट का साइज बड़ा है वो कम रास्ता ट्रेवल करेगा, तो वो हम लोग को किस साइड मिलेगा, नेगेटिव साइड में। एंड जिसका साइज छोटा है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो वो मिलने का पॉसिबिलिटी से पॉजिटिव एंड में। ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा। ये सेपरेट होने के बाद जो प्रोसेस है वो पूरा सावधान ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हम जेल को लाते हैं, जेल से फिर नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करते हैं उस डीएनए को। अभी उस डीएनए में हम डीएनए प्रोब को ऐड करते हैं एंड एज ए रिजल्ट हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम डिटेक्ट करते हैं। अभी ये प्रोब रेडियो आइसोटोप टैग भी हो सकते हैं या फ्लोरेसेंस टैग, कोई भी कुछ भी हो सकता है। अगर रेडियो आइसोटोप हुआ तो ऑटो रेडियोग्राम से करेंगे डिटेक्शन, अगर फ्लोरेसेंट टैग है तो फ्लोरीमीटर देख के हम डिटेक्ट करेंगे, ठीक। अभी देखते हैं कि डिटेक्शन एक्चुअली किया कैसे जाता है। लेट्स से 3 जेनोटाइप, 2 जेनोटाइप है पहले नॉन, एक है रिसेसिव होमोजाइगस, एक है डोमिनेंट होमोजाइगस। अभी डोमिनेंट का जो पैटर्न है वो है, उसका जो बैंड मिला वो इस जगह पे मिला, रिसेसिव होमोजाइगस का जो बैंड मिला वो इधर पे मिला। अभी और एक अननोन सैंपल पे बैंड मिला, क्या कहाँ पे, एक इधर पे मिला और एक इधर पे मिला, ठीक है। मतलब क्या, एक होमोजाइगस डोमिनेंट के पैरेलल मिला है और एक हेटेरोजाइगस पैरेलल मिला है। मतलब एक क्या है
ए है हेटेरोजाइगस। ठीक है, अभी जेनेटिक डिजीज को कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऐसे तो हम पेरेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। और क्राइम सीन में कैसे डिटेक्शन होता है, क्राइम सीन में कैसे डिटेक्शन होता है, क्राइम सीन में लेट्स से एक क्राइम सीन है। ठीक है, अभी क्राइम सीन से जो डीएनए मिला है वो डीएनए का पैटर्न है ऐसा। ठीक है, अभी जो एक क्राइम सीन से मिला है, अभी जो सस्पेक्ट है लेट्स से 4 सस्पेक्ट है, अभी पहला का पैटर्न है, दूसरे का पैटर्न है ए, तीसरा का पैटर्न है ए वाला, और चौथा का पैटर्न है। अभी जब हम टैली करेंगे इस डाटा को तब देखेंगे कि 4 नंबर में जो सस्पेक्ट था उससे उसके पैटर्न से एक क्राइम सीन में जो हमको डीएनए मिला है उसका पैटर्न मैच कर रहा है। मतलब क्या हुआ, एक सस्पेक्ट 4 ही क्रिमिनल है। अभी जेनेटिक डिजीज का कैसे डिटेक्ट करते हैं, लेट्स से एक हेल्दी इंडिविजुअल का, ठीक है, हेल्दी डिजीज, हेल्दी होने के लिए पैटर्न होना चाहिए ऐसा। ठीक है, और डिजीज में क्या मिला, डिजीज में देखने को मिला कि एक ही बैंड मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम इधर पे देखे थे कि मतलब हेल्दी में उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए इधर पे रिकॉग्निशन साइट था, लेकिन जो डिजीज है उसमें वो रिकॉग्निशन साइट म्यूटेट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए डिजीज में हम लोगों को एक ही फ्रेगमेंट मिला है। अभी RFLP का एक डिसएडवांटेज यही था कि RFLP करने के लिए हम लोगों को, जैसे कि एक नॉन फिशियर मेथड है, तो इसमें सैंपल वॉल्यूम बहुत अमाउंट में लगता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सैंपल हाई होना चाहिए। तो ऐसा तो सब जगह में पॉसिबल नहीं है कि सैंपल जो मिला है वो ऑप्टिमम वॉल्यूम में मिले। तो वही मॉडिफिकेशन, उसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए मॉडिफाइड जो वर्जन आया वो वर्जन का नाम है PCR RFLP। मतलब RFLP जैसा है वैसा ही था, सिर्फ PCR ऐड हो गया। अभी वो PCR का काम क्या है कि एम्प्लीफिकेशन करने का। तो अगर लो वॉल्यूम का भी अगर सैंपल मिले हमको, हम उसको PCR से वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अभी इंक्रीज के बाद हम जैसे नॉर्मल RFLP है उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, सी यू इन द नेक्स्ट।